इतिहास यूनिट 1 जो है उसका तीसरा टॉपिक है संकल्पना एवं विचार में भारतीय शिक्षा प्रणाली। इसको हमें समझना है। तो बिना देरी किए हम सीधे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम के लिए और रिवीजन भी करना है बाद में आपको, तो इसलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे होंगे, है ना। तो ये आप थोड़ा सा अपने जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको भी लगाया करो कि प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे होंगे। ये कैसे पता चलेगा? उस समय की सामाजिक व्यवस्था से, उस समय की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, क्या रहन सहन था लोगों का, इससे पता चलता है। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य एक तो ये रहा होगा धार्मिक भावना को का जागरण, सबसे महत्वपूर्ण था चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, समाज कल्याण की भावना जागृत करना और भारतीय संस्कृति का प्रसार करना। ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य हुआ करते थे। यही उद्देश्य आज भी होने चाहिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं में देखें तो भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता यह थी कि बालक का 6 से 7 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। यज्ञोपवीत हो जाने पर बालक 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मा गर्ग धर्म पालन करते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। विद्यालय, गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि नामों से जाने जाते थे। शिक्षक को आचार्य और गुरु कहा जाता था और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्य कुलवासी कहा जाता था। विद्यार्थी से वेद मंत्र कंठस्थ करवाए जाते थे। यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले होर्त, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त उनके पाठ होते थे। तो देखो, ये बता रहे हैं कि 6 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे का उपनयन संस्कार कर दिया जाता था, है ना। और क्या होता था? यज्ञोपवीत 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मा गर्ग धर्म पालन करते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। जो बच्चे होते थे वो उस समय गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि में जो है नामों से जाने जाते थे विद्यालय उस समय के। और जो विद्यार्थी होते थे उनको ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्य कुलवासी भी कहा जाता था। जो विद्यार्थी होते थे उनको वेद मंत्र कंठस्थ कराए जाते थे। यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले होर्ता, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थियों को गुरुगृह में 12 वर्ष वेदाध्ययन करते थे। तब वे स्नातक कहलाते थे। समावर्तन के अवसर पर गुरु दक्षिणा देने की प्रथा थी। शिक्षा के विषयों में व्याकरण, गणित, ज्योतिष, भाषा, इतिहास, धर्म दर्शन, अर्थशास्त्र, कृषि, न्याय, तर्क, चित्र, युद्ध कला जैसे विषयों का अध्ययन के साथ साथ वैदिक मंत्रों को याद कराना, पिंगल के नियमों को याद कराना सिखाया जाता था। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा भी शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। स्त्रियों को लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थीं। तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा भी शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था जो थी, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा को बड़ा महत्व दिया गया। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा की चर्चा की गई है। कहाँ पर? 7वें मंडल में। विद्यार्थियों के अर्थ में ब्रह्मचारी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूत्र में मिलता है। ऋग्वेद काल में 2 प्रकार की शिक्षाएं संस्थाएं मौजूद थीं। प्रथम, आश्रम में किसी विशिष्ट गुरु के साथ रहकर, तथा द्वितीय ब्रह्मा संघ के रूप में, जिनमें विभिन्न प्रकारों पर परिचर्चाएं होती थीं। इस प्रकार से ऋग्वेद काल में शिक्षा की व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी हुई? उत्तर वैदिक काल में लेखन कला की उन्नति हुई। इस काल में शिक्षा पर बड़ा बल दिया गया। इस युग की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थीं। अथर्ववेद में शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, प्रजा, धन, आयु और अमरत्व बताया गया है। तो शिक्षा जो है, अथर्ववेद में शिक्षा को श्रद्धा, मेधा, प्रजा, धन, आयु और अमरत्व बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित परिषदें वास्तव में विद्यापीठ थे, जहां प्रसिद्ध एवं विद्वान आचार्यों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से आते थे। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा बताया गया है। सूत्र काल में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो धर्मशास्त्र संबंधी नियमों का सैद्धांतिक रूप से वर्गीकरण तथा उसकी शिक्षा इस युग की प्रमुख देन थी। सूत्रकाल की शिक्षा पद्धति के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखते हैं। इसमें शिक्षा के प्रमुख विषय हैं त्रयी, आन्वीक्षिका, वार्ता एवं दंड नीति।
इनके अर्थ इस प्रकार हैं। त्रयी का अर्थ होता है तीनों वेदों की शिक्षा। औनवीक्षिका का अर्थ होता है न्यायशास्त्र। वार्ता का अर्थ होता है कृषि। और दंड नीति का अर्थ होता है राजनीति शास्त्र। इसके बाद हमें देखना है गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में शिक्षा व्यवस्था। तो गुप्त काल में ब्राह्मण शिक्षा पद्धति के विषय वेद, वेदांग, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, औद्योगिक शिक्षा तथा गुप्तोत्तर काल में षड दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। गुप्त काल में ज्योतिष का बहुत विकास हुआ। बराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता, ये नाम याद रखना है आपको। बृहद संहिता के रचयिता कौन है? बराहमिहिर हैं। ज्योतिष, वास्तु तथा तक्षण कला के प्रमुख विषय थे इस बुक के। बराहमिहिर कृत पंच सिद्धांतिका, तो बराहमिहिर की ही रचना है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों ही किसकी रचना है? बराहमिहिर की हैं। पंच सिद्धांतिका में 5 प्रचलित धाराओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यह हैं पितामह, वासिष्ठ, सौर, पॉलिस और रोमक। इन 5 जो विशेष प्रचलित धाराएं हैं, इनका वर्णन मिलता है बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में। ज्योतिष का गहन संबंध गणित से है, अतः गणित भी शिक्षा का अनिवार्य अंग था। आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम में इसकी पुष्टि होती है। प्रमुख ब्राह्मण शिक्षण केंद्र की बात करें तो ब्राह्मण शिक्षण केंद्र अनेक प्रकार के थे। इनमें से ब्राह्मण गृहस्थों द्वारा स्थापित केंद्र, मंदिर, मठ, गोष्ठी और परिषद, अग्रहार, मंदिर, ग्राम आदि। गोष्ठी का अर्थ किसी विशिष्ट विद्वान के मित्र समूह द्वारा दी जाने वाली परिचर्चा एवं परिषद का अर्थ है अधिक व्यवस्थित तथा गंभीर संस्था होती थी गोष्ठी। अग्रहार ग्राम उन्हें कहते थे जहां राजा विद्वानों को बसाते थे और उन्हें निर्वाह की व्यवस्था करते थे ताकि वे ग्राम को शिक्षा का केंद्र बना सकें, उसको कहा जाता था अग्रहार ग्राम। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में नालंदा आपको याद रखना है, ये बिहार राज्य पटना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सा स्थान? नालंदा। नालंदा विशेष रूप से महायान शाखा की शिक्षा केंद्र था। तो नालंदा में महायान शाखा की शिक्षा केंद्र था, लेकिन यहाँ हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। शिक्षकों की संख्या 1500 के लगभग थी। इस पर प्रथम हमला जो है वो हूण शासक मेहरकुल के द्वारा किया गया। इसके पश्चात 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है हमारी एक विरासत होती है आज, अगर अभी तो नष्ट हो गई है ना, नहीं तो ये बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय होता आज वर्तमान समय का। नालंदा जो है इस पर पहला आक्रमण हूण शासक मेहरकुल ने किया और फिर 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर क्या कर दिया? पूरी तरह नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। कहाँ पर है? पटना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वल्लभी की बात करें तो वल्लभी मैत्रिक राजाओं की राजधानी रही है। और मैत्रिक राजाओं की राजधानी कब? 475 से 775 तक मैत्रक राजाओं की राजधानी रही है वल्लभी। ह्वेनसांग के अनुसार जो है वल्लभी में हीनयान संप्रदाय के शिक्षक अधिक थे, परंतु महायानी शिक्षा भी दी जाती थी क्योंकि इसमें इसके छात्र भी प्रशासकीय सेवाओं में जाते थे। तो जो वल्लभी है वहाँ पर हीनयान संप्रदाय के शिक्षक अधिक थे और महायानी शिक्षा भी दी जाती थी। अगला नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। राजा धर्मपाल द्वारा उत्तरी मगध में यह केंद्र स्थापित किया गया। तो पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा धर्मपाल ने की थी। दीपंकर तथा अभयंकर गुप्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ओदंतपुरी जो है पाल राजाओं ने ओदंतपुरी के शिक्षक केंद्र का विकास किया था। तो पाल राजाओं ने क्या किया है? पाल राजाओं ने ओदंतपुरी के शिक्षा केंद्र का विकास किया। काशी ब्राह्मण शिक्षा केंद्र के साथ काशी बौद्ध शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना धर्म प्रचार यहीं से किया था। तो ये तो था हमारी भारतीय प्राचीन परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली उससे संबंधित कंटेंट था। इसका एक बार आप रिवीजन कर लेना और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं किया है तो दोबारा से नहीं करना, एक ही बार करना होता है लाइक।